जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बिहार फायरमैन एग्ज़ाम 2021 के लिए हम लोग अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड बुक से सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस है यह 3 है, आपको 1 से लेकर 2 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बुक में 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, प्रतिदिन आपको एक एक सेट दिए जाएंगे। आपका जो फायरमैन का एग्ज़ाम है बहुत ही कम समय बचे हैं, तो आप लोग इसको सेट प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम लोग का सामान्य अध्ययन का प्रश्न स्टार्ट हुआ। समान अध्ययन, ये पहला प्रश्न है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। भारत में स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर पूछा गया कि कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो 2 बार हुई है। पहला नोटबंदी हुआ था 1978 में, और दूसरा जो नोटबंदी हुआ था वह 2016 में होता है। हालांकि एक बार स्वतंत्रता के पहले भी नोटबंदी हुआ था, ये 1946 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर है। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। रोहिंटन मिस्त्री द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो यहाँ पर जो ऑफ फाइन बैलेंस है, यही पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको अस्पताल के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 8 जून को मनाया था। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाहजहां का दूसरा बेटा शाह सूजा को शाहजहां के पोते डोडोडोट ने हराया था। कौन हराया था, तो वह हराया था यहाँ पर सुलेमान सिकोह को। यहाँ पर सुलेमान सिकोह ने हराया था शाहजहां के दूसरे बेटा को। हालांकि यहाँ पर हम लोग शाहजहां के बारे में बात करते हैं तो इसके 4 पुत्र थे। पहला था दारा, दूसरा औरंगजेब, और तीसरा था शाह शुजा, और चौथा था मुराद। उनके 4 पुत्र थे शाहजहां के। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 5वें नंबर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। डोडोडोट की राजधानी थी। ये अयोध्या कहाँ की राजधानी थी, तो यह कौशल की राजधानी थी। यहाँ पर राइट आंसर टिक कर लीजिए, यह जो अयोध्या था यह कौशल की राजधानी था। चलिए अगला हम लोग का 6ठा नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के पिता का नाम बताइए, जिन्होंने 298 से 272 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। कौन था, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बिंदुसार था। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए, वह बिंदुसार था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 7वें नंबर है कि वैदिक सभ्यता डोडोडोट नदी के तट पर विकसित हुई। तो ये वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, ये जो वैदिक सभ्यता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह भारत के आपको किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, छत्तीसगढ़, जिसकी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात की। इसकी ऊंचाई 90 फुट है। इसकी ऊंचाई 90 फुट है। ये इंद्रावती नदी पर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थोरियम का मौजूद है। यहाँ पर थोरियम का विश्व का बड़ा भंडार है। यहाँ विश्व में थोरियम का सबसे अधिक भंडार भारत में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है, तो यहाँ पर टेजमेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेजमेनिया। इसका तस्मानिया भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, इसका दूसरा नाम तस्मानिया भी है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है जो स्थित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो नवसारी है। ये क्या बोलते हैं, नवसारी गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, यह गुजरात में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि
सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। तो यहाँ पर 80 से 95% कार्बन की मात्रा यहाँ पर एंथ्रासाइट कोयले में देखने को मिलती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यह सबसे सर्वोत्तम या जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 13वें नंबर प्रश्न है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। यहाँ पर प्रश्न है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। ठीक, तो वो बने थे यहाँ पर ज्ञानी जैली सिंह। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए, ज्ञानी जैली सिंह। इनका जो जन्म यहाँ पर इनका जो कार्यकाल था 1982 से 87 था। इनका 82 से लेकर 1987 तक था। और इनका हम लोग जन्म के बारे में जान ले तो इनका जो 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदाबाद ज़िले में इनका जन्म हुआ था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में जो भागों की संख्या है वह है 25। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है। इसमें से आपको 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, वर्तमान में आपको यहाँ पर भागों की संख्या 25, अनुच्छेदों की संख्या 395 और यहाँ पर अनुसूचियों की संख्या 12 है। और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक, इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 15 नंबर है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डोडोडोट में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। शालीमार बाग का निर्माण ये बिल्कुल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर कराया था। तो यह जो निर्माण करवाया था कश्मीर में करवाया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या कर लीजिए, यह कश्मीर में करवाया था। और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मेहरुनिसा के लिए बनवाया था। मेहरुनिसा जिसका ये क्या बोलते हैं, मेहरुनिसा उसकी पत्नी का नाम था जहांगीर का। उसको यहाँ पर नूरजहाँ की उपाधि मिली थी। ठीक, कि आप लोग जानते होंगे कि इनके पत्नी का नूरजहाँ से जानते होंगे, लेकिन उनका जो मूल नाम था वह मेहरुनिसा था। उसी के याद में ये बनवाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र वेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी। यहाँ पर जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र वेटन वुड्स सम्मेलन के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी। तो यहाँ पर जो की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संकल्पना की गई थी। इसका स्थापना कब किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो 27 दिसंबर 1945। यहाँ पर याद रखिएगा 27 दिसंबर और 1945 को ये किया गया था। ठीक, इसमें कुल पहले 29 देशों पर समझौता और हस्ताक्षर हुआ। इसके जो वर्तमान में देशों की संख्या है तो वर्तमान में जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ये क्या बोलते हैं सदस्य 186 देश इसके सदस्य वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 17 नंबर है हम लोग का कि महाधमनी डोडोडोट के शीर्ष पर शुरू होती है। ये जो महाधमनी है डोडोडोट के शीर्ष पर शुरू होती है। तो ये महाधमनी बाएं आलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डोडोडोट की पतली परत के साथ आवरण करना। यहाँ पर जो गैल्वेनीकरण का जो अर्थ होता है इस पर जस्ता की परत चढ़ाने का होता है। ये जो गैल्वेनीकरण का मतलब उस पर जो जस्ता की कोई मतलब धातु पर उसको जस्ता का लेपित लगा दिया जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि C60 एक अणु है जिसमें डॉट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर जो 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। यहाँ पर C60 में राइट आंसर इसका डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर है हम लोग का। यहाँ पर रिक्त स्थान है और कह रहा है कि को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघन बहुलक है। तो यहाँ पर पॉलिएस्टर को छोड़कर सभी जो है संघन बहुलक है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता था। तो यहाँ पर जो लखनऊ घराना है ये
कथक घराना या नृत्य शैली और आध्यात्मिक पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे वहाँ पर बिरजू महाराज हो गए इत्यादि, बिरजू महाराज थे, बिंदादिन थे यहाँ पर, और जय किशन महाराज जैसे शंभू महाराज थे। तो ये सभी लखनऊ घराना से संबंध रखते थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। यहाँ पर नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, ये अर्थशास्त्र में किसने जीता है? तो यहाँ पर अमर्त्य सेन हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा हो जाएंगे? अमर्त्य सेन हो जाएंगे, जिन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको 1998 में, ठीक। और भारत रत्न से भी इन्हें पुरस्कारित किया गया था 1999 में। एक साल बाद इनको भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 23 नंबर है। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? यहाँ पर जो MC मैरी कॉम के द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनका है अनब्रेकेबल। यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा अनब्रेकेबल। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 24 नंबर के वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो यह काराकास है। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए, काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि मेखला चादर यह डॉट राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ये जो मेखला चादर है ये कहाँ की महिलाओं द्वारा पहनने वाला यह पारंपरिक वस्त्र है? तो असम की महिलाओं द्वारा पहनने वाला एक वस्त्र है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 26 नंबर हम लोग का यहाँ पर प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। भारत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। इनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 2 देशों का ही राष्ट्रीय गान लिखा गया था, बांग्लादेश और भारत का। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 27 नंबर है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह के सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। यह भीम सिंह महोत्सव, ये क्या है? भीमसेन महोत्सव। ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा यह आयोजित किया जाता है पुणे, महाराष्ट्र में। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है। प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि निम्न में से किसने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया? तो अद्वैत वेदांत का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? यह शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इनका जो जन्म हुआ था 788, इनका जन्म 788 में, और इनकी जो मृत्यु हुई तो 820 ईस्वी में था। ये आपको हिंदू धर्म के प्रचारक भी थे, शंकराचार्य। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यहाँ पर ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 30 नंबर हम लोग का है कि संविधान के किस अनुसूची में इसके द्वारा मान्य भाषाएं सूचीबद्ध हैं? यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में इसके द्वारा मान्य भाषाएं सूचीबद्ध है? तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन मिलता है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का यहाँ पर वर्णन मिलता है। हम लोग यहाँ पर 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। 22 भाषाओं का हम लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे। पहला देखिए, यहाँ पर पहला भाषा असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़ीसा, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो और डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये सभी 22 भाषाओं का यहाँ पर 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर की भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसकी परिकल्पना की गई है। किसकी परिकल्पना की गई है यहाँ पर भारत के संविधान के प्रस्तावना में? तो यहाँ पर संप्रभुता होता है, संपन्न, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र, इस सब की परिकल्पना की गई। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 32 नंबर है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? तो जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है। जब संवैधानिक तंत्र जो असफल हो जाता है तो उसमें आपको राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राइट आंसर भी कर लीजिए।
चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि निम्न में से किस जिले के गाँवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। ठीक, यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोडक्ट में शामिल किया गया है किसको, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सिंघोर का, यहाँ पर सिंघोर जिला है, यह जिला है, इसी को शामिल किया गया है। इसमें आपको 60 गाँवों को सम्मिलित किया गया है। ठीक, इसमें 60 गाँव शामिल है। ये पड़ता कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में ये सीहोर जिला पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर की खिवनी अभ्यारण्य जिलों में स्थित है। तो ये किस जिलों में स्थित है, ये आपको देवास जिला में स्थित है। कहाँ पर, देवास जिला, जो कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसमें आपको 132 किलोमीटर ये किलोमीटर के अंदर में दायरे में यह फैला हुआ है। इसमें आपको जो यह अभ्यारण्य में बाघ देखने को मिले। बाघ से मतलब टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये जो खिवनी अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, शब्द गूगली इससे संबंधित है। ये जो शब्द गूगली है किससे संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है कि शरद जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। शरद जोशी जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये निबंध, स्मरण, व्यंग लेखन, इन तीनों में ये जो शरद जोशी पुरस्कार है सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है शरद जोशी पुरस्कार से। चलिए अगला पॉइंट देखिए हम लोग का यहाँ पर 37 नंबर की एकलव्य पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो एकलव्य पुरस्कार है ये जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। यहाँ पर ये जूनियर खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर जो गुजरता है, तो ये कहाँ से होकर गुजरता है, ये आपको उज्जैन से होकर गुजरता है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ये उज्जैन से होकर, भारत का मानक है ना जी, उज्जैन से नहीं होता है, यहाँ पर सिंगरौली से होकर गुजरता है। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए, ए नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 39 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है। आपको पता होगा कि जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये चेरापूंजी में होती है, लेकिन ये किस राज्य में है, तो ये जो चेरापूंजी है ये आपको मेघालय में पड़ता है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, मेघालय में पड़ता है। मेघालय का मतलब होता है, यहाँ अर्थ होता है बादलों का घर। मेघ प्लस आलय, ये बादलों का घर, और इसकी राजधानी कहाँ है, शिलोंग है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि राता पानी बांध में स्थित है। ये जो राता पानी बांध है ये किस जिले में है, यहाँ पर जिला पूछा गया है, तो ये किस जिले में है, यह राता पानी बांध जो यह रायसेन जिला में, कहाँ पर है, ये रायसेन जिला में है, जो कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये राता पानी बांध वहीं पर है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 41 नंबर है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया, तो यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए। और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1987। इनका जन्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 23 जनवरी 1900 क्या बोलते हैं 1897, 23 जनवरी 1897। और उनका जो मृत्यु होता है यहाँ पर 18 अगस्त 1945 को इनका एक हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 42 नंबर है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर में स्थापित किया गया था। यह प्रथम डाकघर कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल यह जो स्थापित किया गया था आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बरगी परियोजना नदी पर स्थित है। ये बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो बरगी परियोजना है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है। यहाँ पर रूट के मामलों में ये जो सबसे अधिक रेलवे लाइन है ये किस राज्य में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य में है, यह आपको उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो रेल के रूटों की लंबाई है वह 9077.45 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 45 नंबर की कौन सा जल डमरू यहाँ पर कौन सा जल डमरू भारत को श्रीलंका के से अलग करता है।
ठीक। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो ये जो पाक जल डमरू है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 46 नंबर है कि आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी प्रथम रेल चलाई। यहाँ पर आधुनिक भारत में किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी पहली रेल चलाई, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में चलाए थे। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने तक ये भी चलाया गया था रेलगाड़ी, जो कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है। किस क्षेत्र में यह सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो बिल्कुल यह जो दिया जाता है यह आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए। जो सरस्वती पुरस्कार सम्मान है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर की बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित है। जो बाउल गायक है भारत के किस प्रदेश से संबंधित है, तो बिल्कुल ये जो आपको संबंधित है यह है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए। यह बाउल पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध लोक गायन है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 49 नंबर की कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। ये जो कारगिल विजय दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है कि प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ है, तो ये महाबलीपुरम में है। कहाँ पर है, महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में। राइट आंसर इसका डी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ... में हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर 1942 में हुई थी। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पर मैग्नीज की उत्पादन सबसे अधिक होती है, तो वह जिला है आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा। यहाँ पर 2 जिला है। राइट आंसर सी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 53 नंबर है कि निम्न में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है, कौन करता है, तो ये एरियोलर ऊतक है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के यहाँ पर 54 नंबर देखते हैं। यहाँ पर है कि निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये कोशिका की आत्मघात की थैली किसको कहते हैं, तो यहाँ पर लाइसोसोम होता है, लेकिन यहाँ पर लाइसोसोम नहीं दिया गया है। यहाँ पर लायनकाय का ही दूसरा नाम है लाइसोसोम, तो इसको यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 55 नंबर प्रश्न है कि रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है। रेबीज का जो मुख्य लक्षण है क्या होता है, तो ये हाइड्रोफोबिया या फिर पानी से डरना, ये दोनों में से कोई लक्षण हो सकता है। राइट आंसर डी कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 56 नंबर है कि यदि आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि ऐसी हो सकती है। आपकी छवि कैसी होगी, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो आपका जो छवि होगा समान आकार का किंतु पार्श्वता अधोशीर्षीय होगा। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 57 नंबर है कि श्वसन की दर सबसे कम होगी। श्वसन की जो दर है सबसे कम होगी, तो यह सबसे कम सोते समय होगा। आपका जो श्वसन दर होगा वह सोते समय बहुत कम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, क्योंकि तो यह जो साबुन से धोया जाता है तो वह हल्दी का जो रंग होता है वह लाल होता है। ऐसा क्यों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा साबुन प्राकृतिक में क्षारीय होता है, इसलिए वो जो हल्दी का रंग होता है वह लाल हो जाता है। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 59 नंबर है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें से तेज उत्फुलन होती है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होता है। यहाँ पर उत्पन्न गैस, यहाँ पर जब तेज उत्फुलन होता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है कि गर्म रक्त वाले पशुओं का युग में, यहाँ पर गर्म रक्त वाले पशुओं का जोड़ा खोजना है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एबीज और स्तनधारी। यहाँ पर ये 2 जोड़ा है जो ये गर्म इसका रक्त यानी कि ब्लड इसका गर्म होता है। राइट आंसर इसका बी कर लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 61 है कि वनस्पति इसे संदर्भित करता है। ये जो वनस्पति है किसे संदर्भित करता है, तो यह उस क्षेत्र का पादप जीवन को, यहाँ पर उस क्षेत्र का पादप जीवन को संदर्भित करता है ये वनस्पति। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है 62 नंबर है कि उस ग्रह का नाम बताइए जो लाल रंग दिखता है। तो लाल रंग दिखता है यहाँ पर बिल्कुल कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो आपका जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग दिखता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 63 नंबर है, निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या इसमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यहाँ पर जो लकड़ी आप देख रहे हैं ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। यहाँ पर क्या है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, तो यहाँ पर जो विद्युत बल्ब है यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न 65 नंबर है कि काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। किस लिए तीक्ष्ण किए जाते हैं, तो यह तीक्ष्ण करने का कारण है कि क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने, यहाँ पर क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए तीक्ष्ण किया जाता है। राइट आंसर इसका सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 66 नंबर है कि जब एक अधिभार लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है वह कहलाता है। यहाँ पर परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, वह आपको कहलाता है लघु परिपथ भंजक कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या कहलाता है, लघु परिपथ भंजक। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए। ये जो लघु परिपथ भंजक है कि ये विद्युत स्विच है जो फ्यूज की तरह भी काम करता है। जब किसी सर्किट से विद्युत की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो यह लघु परिपथ भंजक अपने आप काम करना बंद कर देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 67 नंबर है कि परावर्तन में परावर्तन कोण डॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पर परावर्तन में जो परावर्तन कोण और आपतन कोण, यहाँ पर परावर्तन कोण और आपतन कोण के समान होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मैथाइट सोलिडेशन तथा थियोडर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दो वैज्ञानिक का नाम है, पहला है मैथियास सोलिडेसन और यहाँ पर दूसरा है थियोडर स्वान। ये जो दोनों हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो बिल्कुल ये दोनों जो प्रसिद्ध हैं आपको कोशिका के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, कोशिका के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों का किस समूह से मलेरिया तथा काला ज्वार के कारक जीव संबंधित होते हैं, तो यह जो संबंधित होते हैं ये प्रोटोजोआ से। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का 70 नंबर है कि निम्न में से कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों को साफ करता है। यहाँ पर वातावरण से उसके प्रदूषकों को कौन साफ करता है, तो ये जो वर्षा होता है, वर्षा जब पड़ता है तो ये वर्षा पड़ने के बाद ये वायुमंडल जो है वो उस समय वातावरण साफ हो जाता है। उसमें जो भी धूल कण होते हैं उस पानी से दबकर वो मिट जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 71 नंबर प्रश्न है कि वनों की कटाई से मृदा प्रदान तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वनों की कटाई से जो मृदा या प्रदान है मिट्टी का कटाव वो तेजी से बढ़ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जड़ पोषक, तो यहाँ पर जो जड़ें मृदा को दृढ़तापूर्वक पकड़ती हैं। यहाँ पर जो पेड़ के जो जड़ होते हैं वह मिट्टी को पकड़े रहते हैं। जब पेड़ की कटाई हो जाता है तो यहाँ पर मिट्टी वैसे ही खुला रह जाता है तो वह मिट्टी का कटाव हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है हम लोग का, जोतना मृदा को डॉट बनाता है। यहाँ पर जो जोतना है वो मृदा को क्या बनाता है, तो खरपतवारों से मुक्त बनाता है, उदरती और ढीला बनाता है, हवादार और खाद के लिए आसान बनाता है। उपयुक्त में से यहाँ पर राइट आंसर सभी हो जाएगा। जो मृदा है ये जोतना जो है मृदा के लिए इन सभी के लिए बनाता है। अगला प्रश्न 73 नंबर हम लोग का है कि संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। संकुचनशील प्रोटीन, ये संकुचनशील प्रोटीन यहाँ पर पेशिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिएगा। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पेशिया में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए हम लोग यहाँ पर है क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया, वो कौन सा है, तो आपका बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका जो क्षेत्रफल है वह
यहाँ पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और यहाँ का हम लोग बताएं, जहाँ यहाँ का जो क्षेत्रफल था 3,42,239 वर्ग मीटर। और यहाँ पर जो साक्षरता दर है राजस्थान की, तो आपको 66.11% है यहाँ राजस्थान की साक्षरता दर, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग कहें कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। दुनिया का सबसे छोटा महासागर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आर्कटिक सागर, यहाँ पर आर्कटिक सागर है, ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोता प्रांगण है। यहाँ पर पोता प्रांगण, ये पोताश्रय कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपका विशाखापत्तनम देख रहे हैं, ये सबसे पहला पोताश्रय। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए कर लीजिएगा। चलिए हम लोग का अगला प्रश्न यहाँ पर हिंदी से प्रश्न स्टार्ट हुआ। हिंदी का प्रश्न है यहाँ पर 77वां प्रश्न करें कि हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा य, र, ल, व, ये जो सभी 4 हैं ये अंतःस्थ व्यंजन है। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि विद्या प्लस आर्थ, यहाँ पर विद्या प्लस अभ्यास है, विद्यार्थी नहीं सॉरी, यहाँ पर है विद्या प्लस अभ्यास। यहाँ पर विद्याभ्यास यह कौन सी संधि है, कौन सा संधि है, तो ये आपको दीर्घ संधि, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, यह दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी शब्द है, तो ये जो रेलगाड़ी शब्द आप सुन रहे हैं ये संस्कृत शब्द है, यहाँ पर संकर शब्द होते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का क्या है, यहाँ पर प्रश्न है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। इस वाक्य में यहाँ पर देखिए यह वाक्य दिया गया कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो इस वाक्य में कारणवाचक अव्यय है, यहाँ पर कारणवाचक अव्यय है, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 81 हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य इसमें से आपको कौन दिख रहा है, तो ये जो ऑप्शन सी शाम को मत आना, ये जो आप देख रहे हैं ये कर्ता कारक वाला वाक्य है, राइट आंसर सी हो जाएगा शाम को मत आना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का है, प्रश्न है कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये जो आप रमणी देख रहे हैं ये द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न है 83 निम्न में से निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य इसमें से एक शुद्ध है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं आप तो अंतर ध्यान हो गए, यहाँ पर यही जो ऑप्शन है ये शुद्ध वाक्य, यहाँ पर राइट आंसर इसका डी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न, इसको थोड़ा सा टिक लगा लेते हैं। यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इन द फॉलोइंग नाउन इन प्लूरल, इस पर प्लूरल खोजना है, तो प्लूरल विच ऑफ द नाउन इन प्लूरल, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये माइक हो जाएगा। ठीक, माइक प्लूरल रूप होता है, यहाँ पर राइट आंसर इसमें प्लूरल ही है। चलिए ये जो माउस ये आप देख रहे हैं ये माइक के ये माउस का इस माउस का ये प्लूरल रूप है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 85 है। यहाँ पर है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। यहाँ पर हम लोग का एरर खोजना है, कौन से वाक्य में एरर है, तो यहाँ बिल्कुल ये जो एरर आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में, यहाँ पर ऑप्शन सी में आप टू टेकन देख रहे हैं, यहाँ पर टू टेकन की जगह है यहाँ पर टू टेक होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा टू टेक होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में गलत है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर टू टेकन की जगह पर टू टेक होगा। अगला पॉइंट हम लोग का 86 नंबर क्या है, यहाँ पर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड in with an appropriate word, select the correct alternative out of the four and indicate in it by selecting the appropriate option। C, यहाँ पर C ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू
पेरिस। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर सी ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू पेरिस, यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फ्रॉम अल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर नोवेल का यहाँ पर गिवन मीनिंग एक्सप्रेस करना है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह बिल्कुल वह यूनिक होगा। यहाँ पर यूनिक होगा, राइट आंसर इसका ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच ऑफ ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर इसका डिकैम्प्ड का उल्टा मतलब विलोम मीनिंग खोजना है। तो पहले यहाँ पर डिमोट ये जो डिकैम्प्ड है इसका जो मीनिंग होता है वह चंपत हो जाना होता है। इसका मीनिंग चंपत हो जाना यानी कि भाग जाना। तो इसका हम लोग का विलोम क्या होगा, टिके रहना। तो यहाँ पर टिके रहना, यहाँ पर रिमेन हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, वहाँ पर टिकना या फिर टिके रहना। अगला प्रश्न हम लोग का 89 नंबर प्रश्न है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ दी फोर गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ इडम और फ्रेज। यहाँ पर अंडर द विदर इसका इडम और फ्रेज खोजना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नॉट वेल। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट वेल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 90 नंबर प्रश्न है। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वे ऑफ वाई आउट ऑफ विच ओनली वन करेक्टली स्पेल्ड सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें एक सही शब्द खोजना है कि इसमें सही शब्द क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं यहाँ पर टंग मतलब क्या होता है, जीभ होता है। तो ये ऑप्शन सी का मीनिंग सही है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये हम लोग 90 तक देख लिया और ये हम लोग का जो बचा आपको 10 प्रश्न, तो ये आप इसको PDF के साथ सॉल्व कीजिएगा। ये जो हम लोग का अग्रवाल एग्जाम का बुक का सेट प्रैक्टिस था ये हम लोग का 3 था और आपका जो 4 होगा वो जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।